नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। जिन 4 नए मंत्रियों को योगी के मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उनमें 3 या तो दल बदलू हैं, घोषित दल बदलू हैं, या गठबंधन बदलू दल के नुमाइंदगे। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि क्या ये गठबंधन के जिन्होंने गठबंधन बदला, गठबंधन धर्म को बदला, दल बदले, कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी सपा को गाली, कभी भाजपा को गाली, ऐसे फितरत वाले नेता क्या जरूरी है राजनीतिक दलों के लिए? मजबूरी है क्या? क्या जातीय कुनबों के सरदारों के जरिए जो पल पल में निष्ठाएं बदल चुके हैं, जो क्षण क्षण में बयान बदल चुके हैं, उन जातीय कुनबों के सरदारों के जरिए क्या उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का सपना भारतीय जनता पार्टी पूरा करना चाहती है क्या? ये एक बड़ा सवाल। और पूरे देश में आप अगर ले लें, उत्तर प्रदेश के अलावा, चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए बात उत्तर प्रदेश की जरूर होगी, लेकिन पूरे देश में अगर ले लें तो गुजरात के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, मौजूदा विधायक अर्जुन मोढ़वाडिया हों, चाहे वाराणसी से 2004 में कांग्रेस के सांसद रहे राजेश मिश्रा हों। मिश्रा जी तो आज ही बीजेपी में गए, लगातार वो उपेक्षा से त्रस्त थे। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद वो मोर्चा खोल चुके थे। पूर्व में अशोक चव्हाण हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पिछले चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके बलवीर सिंह जाखड़ हों। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे दल बदलू हैं जो अपना सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। लेकिन इसके उलट सवाल ये उठता है कि ये दल बदलू जरूर सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं, लेकिन इन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट भी दे रही, सम्मान भी दे रही है। ये बड़ा सवाल है। क्या ये दल बदलू इनके जरिए क्या बीजेपी में अपना मिशन पूरा करना चाहती है? काडर वाली पार्टी के जो काडर वाले लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर अंदर अंदर मरमरिंग होती रहती है कि भाई दूसरे दलों से आए नेताओं को अहमियत मिल जाती है, लेकिन क्या राजनीतिक मजबूरी है? क्या पार्टी की सत्ता में वापसी और उसके टारगेट को पूरा करने के लिए क्या ये दल बदलू जरूरी है? बड़ा सवाल मंथन में। तो यही सवाल कि भाई ये जो दल बदलू नेता हैं, लगातार ये कहीं ना कहीं अपना सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उनकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा कहीं कांग्रेस, सपा, कांग्रेस में तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो सपा में इक्का दुक्का लोग कहीं ना कहीं से इधर उधर छिटक के जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो फ्लो है, यानी कि जो बम्पर भर्ती है, वो भारतीय जनता पार्टी ने खोल रखी है पूरे देश में। और 2019 का चुनाव था, उसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, इनके जरिए पूर्वांचल को साधा गया था। 14 में भी कुछ कोशिश इस तरह की गई थी, लेकिन 19 में सुभाषपा, दारा सिंह चौहान उसमें बीजेपी में थे। दारा सिंह चौहान बसपा से राज्यसभा सांसद भी रह चुके, लोकसभा सांसद रह चुके, मंत्री रह चुके थे। उनको बीजेपी में लेकर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य और उनको मंत्री बनाया गया था। लेकिन 2019 के बाद दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब पार्टी को छोड़ गए, और ये कहकर कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों, सर्वहारा समाज, ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी में गुजारा है नहीं, यहाँ उनकी आवाज को दबा दिया गया। तो इन सब स्थितियों, परिस्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी में 2022 से जो 22 का विधानसभा चुनाव था, चुनाव लड़े, चाहे राजभर हों, उनको अखिलेश यादव ने सीटें दी, दारा सिंह हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, बहुत सारे नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, दारा सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन बाद में जब उनकी बीजेपी से डील हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी घोषित सीट से और उपचुनाव लड़े। उपचुनाव में दारा सिंह
चौहान चुनाव हार गए और फिर बीजेपी ने उन्हें अपने वादे के मुताबिक एमएलसी और मंत्री बनने के लिए बहुत लंबे समय से वो इंतजार में थे। आज उनका इंतजार वो पूरा हुआ। दोनों ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों नेताओं ने लंबी सांस खींची और जो कसीदे पढ़े हैं कि वो कहने वाले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पूर्वांचल में दारा और ओम प्रकाश के जरिए क्या बीजेपी मिशन पूरा करेगी? पश्चिम में आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार जाटव दलित बिरादरी से आते हैं, उनको लेकर आया गया है, दलितों को साधने की कोशिश। और सुनील कुमार शर्मा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता और इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक, 2,14,000 सीटों से वो जीते थे, अनिल कुमार शर्मा, उनको बनाया गया है। ये कहा गया है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्रज प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो पूरब और पश्चिम साधने के लिए इन कुनबे के सरदारों को और दल बदलुओं के नेताओं को एक तरीके से साधा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये चुनाव आसान है, बस इतना समझ लीजिए। ज्यादातर दल बदलू नेता टिकट की चाह में दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं और पार्टी इस उम्मीद में उन्हें ज्वाइन कराती है कि इनके ज्वाइन करने से उनके चुनाव जीतने और सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जबकि अगर फायदे की बात करें तो फायदा उस पार्टी का ही होता है जिसे ये दल बदलू नेता ज्वाइन करते हैं। सत्ता की सियासत में दल बदल से किसको फायदा? इन दिनों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में सियासी दलों के नेताओं के दल बदल का दौर भी शुरू हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर यूपी में देखने को मिल रहा है। यूपी की सपा के साथ अब बसपा में नेताओं की भगदड़ तेज हो गई है। देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा और अहम राज्य माना जाता है। यही वजह है कि लोकसभा के लिए 80 सांसद देने वाले यूपी से ही गुजरकर देश की सत्ता का रास्ता जाता है। ऐसे में यूपी में चुनावी राजनीति की हवा का रुख भापना नेताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके मद्देनजर पॉलिटिकल वेव को भापते हुए यूपी के नेताओं ने सुरक्षित सीट की तलाश तेज कर दी है। इसमें मुख्य विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं का दल बदल बढ़ गया है। पिछले दिनों सपा से मोहभंग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और रालोद नेता जयंत चौधरी ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब बारी बसपा की है। बसपा के 4 सांसद हाथी की सवारी छोड़ चुके हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के सांसदों का साथ छोड़ने को नेताओं का स्वार्थ करार देते हुए कहा कि टिकट कटने की आशंका से इन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट देना संभव नहीं है। महाराष्ट्र में एनडीए के सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए में पेच फंसा हुआ है। सूबे में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली बीजेपी की नजर 30 सीटों पर है। वहीं बची हुई 18 सीटें वो अपने सहयोगी शिवसेना और एनसीपी को देना चाहती है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी को 12 और अजीत पवार की पार्टी को 6 सीटें देना चाहती है, लेकिन शिंदे गुट 22 सीटों की मांग कर रहा है, जिसे लेकर रस्साकसी चल रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ लेकर बीजेपी ने अपने गठबंधन के कुनबे को भले ही बढ़ा लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति अब तक नहीं बन पा रही है। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें महाराष्ट्र और बिहार के कैंडिडेट के नाम शामिल नहीं थे। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में शामिल शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी अपनी अपनी दावेदारी को बढ़ाना चाहती, जिसके चलते ही मामला उलझ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। ऐसे में देखना है कि अमित शाह कैसे शिंदे अजीत पवार के खेमे के साथ सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाते हैं। लोकसभा चुनाव के अभियान को धार देने के लिए अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अमित शाह की यात्रा राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए है, लेकिन जिस तरह से सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है, ऐसे में शाह महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकने के साथ साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की कवायद करेंगे, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा से पहले दोनों सहयोगी दलों के साथ मामले को निपटाने की जरूरत है। अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल।
कांग्रेस को झटका। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर अर्जुन मोढवाडिया आज बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने अब तक इस्तीफे दिए हैं। अर्जुन मोढवाडिया के साथ अम्बरीश ढेर समेत वो नेता भी आज बीजेपी में शामिल हुए जिन्होंने कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फार्मूले पर फंसे पेच को बीजेपी कैसे सुलझा पाती है और अन्य दलों के जो नेता हैं जो अपने दल को छोड़कर आए हैं उनका विश्वास बीजेपी लोकसभा में कैसे बरकरार रख पाती है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि बीजेपी अगर मजबूत पार्टी है तो बीजेपी को इन दल बदलुओं की जरूरत क्यों है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सवाल तो बड़ा है कि भाई अगर इतना काडर मजबूत है, इतना सब कुछ बेहतरीन है, तो फिर इन दल बदलू नेताओं की ज़रूरत क्या है? ये क्यों ज़रूरी हैं? क्यों मजबूरी हैं? मजबूरी है भी कि नहीं है? यही बड़ा सवाल है। और ये दल बदलू नेता आते हैं और पूरे विश्वास के साथ में बीजेपी में आते हैं, टिकट मिलता है, मंत्री बन जाते हैं। पिछले तो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं राकेश सचान, ऐन वक्त पर नामांकन खत्म होने के 2 दिन पहले वो बीजेपी में आए, चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश के भोगनीपुर विधानसभा से चुनाव जीते और कैबिनेट मंत्री बन गए। बड़े बड़े जो जिन्होंने दरी बिछाई, जिंदाबाद किया, ये आंदोलन वो आंदोलन, बीजेपी के वो काडर वाले लोग, चाल चरित्र चेहरे वाले लोग नहीं बन पाए मंत्री। सचान साहब मंत्री बन गए। बहुत लंबी फेहरिस्त है, लेकिन फिलहाल आज जो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल विस्तार को क्या संदेश इस मंत्रिमंडल विस्तार में छिपा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता श्वेता दुबे जुड़ी हैं। श्वेता जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव हमारे साथ जुड़े हैं। चंचल जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और काशी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन मोहन जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वरिष्ठ नेता श्वेता दुबे से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्वेता जी आपके पास आ रहा हूं। मंत्रिमंडल के विस्तार का क्या संदेश है उस समाज को, लोगों को, शोषित वंचित पीड़ित जो समाज है जिसकी रहनुमाई करने की बात भारतीय जनता पार्टी का लगभग हर नेता करता है और प्रधानमंत्री तो उसके लिए बहुत काम करते हैं। मंत्रिमंडल के जरिए क्या संदेश, और बहुत बहुत विलंब, बहुत मुझे लगता है ये बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, खैर ये जो नेता हैं हमारे राजभर जी हों चाहे दारा सिंह चौहान जी हों, ये बहुत दिनों से प्रतीक्षा रखते। आज ऐसा लगा नहीं स्वाति नक्षत्र की बूंद जैसा, आज जब इनके चेहरे का मैं भाव देख रहा था तो ऐसा लगा स्वाति नक्षत्र की बारिश हो गई और बूंद इनके मुंह में पड़ गई, इतना आत्मतुष्टि का भाव था। श्वेता जी देखिए, जब कोई आता है अपने हम लोगों के साथ तो किसी न किसी भाव से आता है, किसी न किसी उद्देश्य से आता है। और जब समय काल पाकर हमारी पार्टी ने उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई है। और भाजपा की इसमें कोई आप लोग जैसे कि ये है कि जातिगत समीकरण बिठाए जा रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारी सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, गरीब, किसान और महिला। और हमारा तो जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हम इन सब लोगों को अपने साथ समाहित कर रहे हैं। और दूसरी बात ये किसी गैर पार्टी से नहीं आए हैं, ये हमारे ही थे, हमारे ही पास लौट कर आए हैं। नहीं, इससे पहले तो बसपा में थे, बसपा के बाद फिर आए, फिर गए। राजभर जी बहुत, मतलब आप अब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा यहाँ मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या वो कहते रहे। तो ये तो घोषित दल बदलू नेता हैं, इसमें आप कहें कुछ भी, आपकी पार्टी के लिए जरूरी हो सकते हैं, मजबूरी हो सकते हैं, वो आप जाने, लेकिन एक घोषित दल बदलू नेता हैं जो टिकट किसी दूसरे के चुनाव पर लड़ते हैं, सिंबल पर लड़ते हैं, प्रचार किसी दूसरे करते हैं, जब दूसरे पाले में रहते हैं तो आप लोगों को कोसते हैं, जब उनकी जरूरत होती है या आपको उनकी जरूरत है तो आपकी तरफ आ जाते हैं। श्वेता, ये तो बिल्कुल राजनीति में खुला खेल है। हाँ,
सुनील शर्मा जो आपके एक मंत्री बने हैं, वो काडर वाले नेता हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े व्यक्ति हैं, उस वो वास्तव में एक नेता हैं जो सही मायने में उनको आप लोगों ने दिया, इसके लिए बधाई आपको। धन्यवाद। और राजभर जी भी बहुत आप इनको कुछ भी कहिए, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आ रहा है हम उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा घर मजबूत है, लेकिन हम अपने घर को सजा रहे हैं विभिन्न विभिन्न तरीके का रंग श्वेता जी, आप बड़े विशाल हृदय की हैं, बड़े विशाल हृदय के, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बड़े विशाल हृदय की हैं आप। मतलब आपकी पार्टी में कोई आता हो तुरंत आप मंत्री बना देते हो उसको, वाह। मैं भी जल्दी ही आवेदन करने वाला हूं कि भैया मुझे भी शामिल कर लो, तो हमें सब ये रोज रोज की डिबेट से मुक्ति मिले, मैं भी कुछ पार्टी वार्टी के लिए काम करूं। चंचल यादव, आप लोग फर्जी बातें करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातियों का गोट बैठाती है, ये बैठाती है, वो बैठाती है। आप देखिए, श्वेता जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विशाल हृदय है, वो अपने घर को सजा रहे हैं। उन्होंने पहले घर बनाया, फिर दीवारें मजबूत की, फिर आप लोगों की दीवारें तोड़ी, और उससे जो काबिल लोग थे वो लेकर आ गए। अब आप देखते रहिए, निंदा करते रहिए। चंचल यादव। दुर्गेंद्र सर, आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आप सभी बड़े बड़े साथियों को नमस्कार। सर, आपने एक बात कही, स्वाति नक्षत्र की बात की, तो मैं रहीम कवि की 4 लाइनें पढ़ देता हूं। कदली सीप भुजंग मुख, एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। तो कहने का तात्पर्य है कि आदरणीय राजभर जी हम लोगों के साथ में थे, तो पिछड़े समाज जातिगत जनगणना के बारे में बात करते थे, जो जिसके लिए वो जाने जाते थे, और जिस संगति में चले गए हैं। आज के समय में आपने देखा होगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उन्होंने ये लाइन बोला कि ये उसी के लायक ही हैं, ये उसी के काबिल हैं, उनके ऊपर डंडे पड़ रहे हैं, उनको लाठियां मार रही सरकार, उनको बेल्ट की सरकार जो है उनको रोकने का काम कर रही है। तो ये लाइन मैंने, आपने जब स्वाति नक्षत्र की बात की तो मैंने ये लाइन बोल दी, मुझे मन में आ गया था। उसके आगे वो भी कहा कि भैया अखिलेश यादव की टोपी पहनोगे तो डंडे पड़ेंगे, ये भी कहा उन्होंने उसमें। उन्होंने कहा अखिलेश यादव की टोपी पहन के आओगे तो डंडे पड़ेंगे, और इसी के लायक हैं, राजभर जी ने कहा है। आगे वाली लाइन गायब कर जाते हैं आप भी और बाकी लोग भी। कदली सीप भुजंग मुख, एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगत बैठी तय सोई फल दीन। तो ये आदरणीय राजभर जी के ये बहुत मतलब उपयुक्त लाइनें ये हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चीज मैं आपको जरा 2 मिनट का समझ चाहिए होगा। आप देखिए दारा सिंह चौहान जी के बारे में आपने बहुत अच्छी स्टार्टिंग की, अपने बात रखी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, कम से कम आप एकदम बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और आपको याद होगा जब आदरणीय दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, उस समय मैं था ज्वाइनिंग के समय, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि बीजेपी में पिछड़े समाज के जो मंत्री हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता है। वो मैंने फौरन इंटरव्यू किया था उनका, मुझसे सीधे उन्होंने कहा था कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, और उनको काम नहीं किया था, उनको एकदम हेय दृष्टि से देखा जाता है, और उनको ऊपर हमेशा जो निगरानी रखी जाती है कहीं पिछड़ों का भला ना कर देंगे, पहली चीज। दूसरी बात थी, उन्होंने ये कहा इसलिए मैं ये घुटन में था भारतीय जनता पार्टी में, और इस घुटन से आने के बाद मैं सपा में आ गया, और मुझे उम्मीद है कम से कम यहाँ पे पिछड़ों की सुनवाई होती है। उसके बाद फिर वो राजभर जी, आदरणीय चौहान जी के साथ क्या क्या हुआ आप जान रहे हैं, वो किस लिए आए थे, किस लिए गए हैं, और ये बीजेपी का चाल चेहरा आपके सामने है। अब आता हूं आदरणीय राजभर जी की। आदरणीय राजभर जी जब मंत्री थे, आपको याद होगा दुर्गेंद्र सर, जब मंत्री थे अपने घर की रोड नहीं बनवा पा रहे थे, उनको जो है बाकायदा धरने पे बैठना पड़ा, और वो जो है धरने पे फावड़ा लेके खुद खड़े हुए। नहीं, अब इस बार वादा हो गया है, इस बार वादा हो गया है, योगी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, अब वो लंबी लंबी सड़क बनाएंगे, चिंता न करो आप। चलाया था कि आदरणीय मुख्यमंत्री ने डांट पड़ी कि जल्दी धरने से उठो, तब जाके मुख्यमंत्री आदरणीय राजभर जी उठे थे, और इस बातों से व्याकुल होकर के, दुखी होकर के उन्होंने बीजेपी को बाय बाय कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जातिगत जनगणना की बात करता था, पिछड़े समाज की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करता था, बीजेपी का इसमें कोई विश्वास नहीं है। तो मेरा ये सवाल है, हमारी बहन बैठी है बीजेपी से, प्रवक्ता है, ये मुझे बताएं कि क्या बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बदला है। और आपको मैं एक बात और याद दिलाता हूं, आज बीजेपी में जितने भी पिछड़े समाज के मंत्री हैं, और मैं आपको याद दिलाता हूं जो तत्कालीन जल्दी कंप्लीट करो, श्वेता जी के पास हम जाएंगे, जल्दी कंप्लीट करिए। लोकसभा में उन्होंने 2018 में बोला था कि मैं जातिगत जनगणना के बारे में 2019 के बाद जातिगत जनगणना कराऊंगा, लेकिन आज तक उन्होंने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, न कोई चर्चा की। आज हालत यह है कि बीजेपी के लोग इस बात से बचते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई आप लोग गजब करते हैं, वो कह रही हैं कि 4 जातियां हैं, मोदी जी जातियों में विश्वास करते नहीं हैं, एक तरफ मोदी का विकास है, आप लोग जातिवाद पता नहीं किस युग में इस देश को ले जा रहे हैं आप लोग। चंचल यादव, मोदी जी के लिए क्या जाति है?
अभी आपने देखा होगा कुलपतियों की नियुक्ति हुई है। मैं श्वेता जी आ रही हूँ, मैं श्वेता जी आ रहा हूँ, कुलपतियों की नियुक्ति हुई है। श्वेता जी मैं आ रहा हूँ, आप एक 10 सेकंड की प्रतीक्षा करिए, मैं आ रहा हूँ। लोगों को भरा गया है, उसमें पीडीए कहाँ है? ठीक है, ठीक है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 27%। ठीक है, अब रुकिए, मैं उम्मीद करता हूं। चंचल यादव आप रुकिए, श्वेता जी बोलिए, आप रिएक्ट करिए, बोलिए। मैं अपने सम्मानित सपा के भाई साहब से पूछना चाहती हूँ, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, अभी राज्यसभा में आपने कौन से पीडीए के उसको नेता को संपर्क किया था? जो बच्चन जी भी नहीं आते पीडीए से, सुमन जी भी नहीं आते। अरे सुमन जी पीडीए से आते हैं, सुमन जी पीडीए से आते हैं, जया बच्चन जी पीडीए से आती है, कहाँ आप हैं? कहाँ पीडीए से आती है? अरे आधी आबादी है। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित, और सुनिए मैडम, पिछड़ा दलित आधी आबादी, पिछड़ा दलित आधी आबादी, आधी हम लोगों का मानना है। तो बार बार परिभाषा बदल जाती है, ना, आप एकदम ये कंठस्थ कर लीजिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आधी चलिए, अच्छा आबादी ठीक है चंचल यादव, आप चर्चा को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब श्वेता जी माफी के साथ मैं आपको भी रोक रहा हूं और आपको भी रोक रहा हूं। राघवेंद्र सिंह राजू आपके पास जा रहा हूं मैं। राघवेंद्र सिंह राजू, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के नेता, ऐसा वो खुद दावा करते हैं। श्वेता जी मैं लौटूंगा आपके पास। ओम प्रकाश राजभर खुद दावा करते हैं कि पूरे पूर्वांचल में उनका प्रभाव है, और बहुत सारे विश्लेषक दावा करते हैं कि पूर्वांचल में 12 सीटों पर भर और राजभर जाति के लोग हैं और उन पर ओम प्रकाश का काफी अच्छा प्रभाव है। दारा सिंह चौहान और उनकी जातियां अंदर, अब बीजेपी में है तो खुलकर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर दारा सिंह चौहान और उनके समर्थक ये कहते हैं कि 14 लोकसभा सीटें पिछली बार दारा सिंह चौहान ने जितवाकर दी थी बीजेपी को, उनका असर है। पूर्वांचल के 2 बड़े नेता पश्चिम में अनिल कुमार को लेकर आए, आरएलडी कोटे से, वो जाटव हैं, दलित समीकरण। श्वेता जी के मुताबिक 4 ही जातियां हैं, मोदी जी के मुताबिक 4 ही जातियां हैं, युवा, गरीब, महिला, सब ये हैं। लेकिन जातियों से उत्तर प्रदेश में और बिहार में इनकार नहीं किया सकता, और ये सारे समीकरण सारे राजनीतिक दल करते हैं। और कांग्रेस और सपा तो जाति 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 कर रही, कोई जरा लिहाफ में ढक लेता है और कोई अपना खुल के करता है, लेकिन बिना जाति के संभव नहीं है। इसी तरीके से आप पश्चिम में देख लीजिए तो ब्रज प्रदेश को साधने के लिए शर्मा जी, राम मंदिर आंदोलन के नेता, जड़ीले विधायक, उनको लेकर मंत्रिमंडल में आए, देर से आए लेकिन चुनाव के समय सही समय लेकर आ गए। तो जाटव, ब्राह्मण, अति पिछड़े 2 बड़े नेता। तो बीजेपी ने क्या पूरा पश्चिम का जो मोर्चा है उसको सुरक्षित कर लिया है क्या, राघवेंद्र सिंह राजू? और आज एक जौनपुर में भी घटनाक्रम हुआ है, धनंजय सिंह जेल चले गए हैं, कोर्ट ने सजा सुनाई, हालांकि इसका किसी दल से लेना देना नहीं है, लेकिन धनंजय सिंह ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि उनको टिकट बीजेपी से शायद मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, कृपा शंकर सिंह को मिल गया, और धनंजय सिंह ने कहा मैं ऐलान कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। धनंजय सिंह अगर वहां लड़ते तो दिक्कतें होती, लेकिन ये थोड़ा हमारी डिबेट को डाइवर्ट करेगा विषय, तो इसको हल्का सा टच करके निकलिएगा। लेकिन जो मेरा सवाल आपसे है कि क्या मोर्चेबंदी पूरब और पश्चिम में बीजेपी ने कर ली है क्या? देखिए दुर्गेन जी, ये बात तो सच है कि जितनी भी छोटे दल हैं ये अपने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में हैं, और आपने देखा कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। अभी जो स्थितियां हैं देश में, एक लक्ष्य रखा गया भाई 404 पार करना है। अभी 15 दिसंबर से और 28 जनवरी का जो सी वोटर सर्वे आप देख रहे थे, उसमें आपने देखा होगा बीजेपी के साथ अभी 39 दल हैं देश भर में, और उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बन रहा है उसमें आपको भी मालूम है कि बीजेपी लगभग 39% पे सरकार थी और 3% इन सहयोगी दलों के साथ चल रही थी। आज का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके आधार पर जो हमारी बहन कह रही है श्वेता दुबे जी कि हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जिस तरीके से सुबह कोई इनके साथ आ जाता है, शाम को इनका दल छोड़ जाता है, ये छोटे दलों का मेल इन सब बड़े बड़े दलों का बिगाड़ रहा है खेल। इनकी ये दुर्गेन जी मजबूरी है, ये छोटे दल बहुत जरूरी है। अभी 39 दल आप तो कविता करने लगे राघवेंद्र भाई, आप अच्छी खासी कविता भी करते हैं लग रहा है। जो छोटे से दलों का मेल बिगाड़ रहा, बड़े बड़ों का खेल। आप ये निश्चित तौर पर मानिए कि अभी बहुत सारे दल
जिनमें मैं मानता हूं कि केशव देव मौर्य जी अभी वेटिंग में है, महान दल वाले, और भी तमाम दल हैं जो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। और आने वाली सत्ता का सुख मिल रहा है, वहां जो उनके विचार थे, वहां जो उनके घोषणा पत्र थे, वहां जो उनका संकल्प पत्र था, जहां वो योजनाएं थी, उनको सत्ता में आने के बाद, जैसा अभी हमारे चंदन यादव जी कह रहे थे कि जातिगत जनगणना वाली बात, भाई जातिगत जनगणना की बात कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार जी थे सत्ता में, उन्होंने उठाया कि भाई 1931 के बाद जातिगत जनगणना का सही तरीके से नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि आरएलडी की भी मजबूरी है। 2014 में और 2019 के आंकड़े आप देख लीजिए कि आरएलडी ने सपा बसपा गठबंधन के साथ में, आपने देखा कि उनको कुछ नहीं मिला, वो खाता तक नहीं खोल पाई। तो अब मजबूरी यह थी कि उन्होंने सोचा कि 2009 में आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन था, तो वो कम से कम 5 लोकसभा सीटें जीते थे। तो यह मजबूरी जयंत के साथ में भी है कि उनको अपने वर्ग और अपने समाज को, और जो जातिगत समीकरण लेके बैठे हैं जाटलैंड में, तो उनको भी उस पूरे जाटलैंड में उनके हक और अधिकार को दिलाने की चुनौती है। लेकिन यह बात जो आप कह रहे थे, यह भी बात सच है कि जो पहले छोटे छोटे दल थे, उनको कहीं ना कहीं चलाने के लिए और उनको कहीं ना कहीं बचाने के लिए उनके साथ बहुत बड़ा एक समीकरण रहता था, जो आपने देखा कि भाई योगी जी के बुलडोजर ने तमाम चीजें ध्वस्त की। तो अब स्थितियां थोड़ी सी दूसरी हैं। जहां तक आपने धनंजय सिंह की बात की, यह निश्चित तौर पर है कि बड़े स्तर पर वहां तो लोग कह रहे थे कि होर्डिंग पोस्टर बैनर भी अन्य लोगों के लग जाते थे तो वो रात में हट जाते थे। तो ये तमाम जो चीजें बन रही थी, तमाम जो फोटो वायरल हो रहे हैं उनके कि भाई वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे थे, ये बात अलग है कि सपा ने उनको अपने साथ जोड़ने का काम नहीं किया, तो वो रास्ता देख रहे थे। आज अमर उजाला में छपा है जैसे, तो उसमें कायदे से उन पार्टियों के नेताओं को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए था। दोनों भाजपा की सहयोगी पार्टी है जो दावा कर रही है कि भाई ये हमारे जो है बाहुबली इन राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीति में फिर कुर्सी पाने के लिए, तो राजनीति में सुप्रीम कोर्ट तो लगातार आपको इंगित कर रहा है। ठीक है भाई सुप्रीम राघवेंद्र जी, इस पर आएंगे, राजनीति के माफियावाद पर आएंगे, चर्चा करेंगे, वो आज नहीं किसी और दिन करेंगे। एक ब्रेक का इशारा हुआ है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक से लौटेंगे तो ये गणित समझेंगे मदन मोहन शर्मा जी से कि वास्तव में ये पूर्वांचल का गणित क्या है। दल बदलू नेता जरूरी है या मजबूरी है, ये एक प्रश्न है और एक यही सवाल हम आज मंथन में उठा रहे हैं। और इनकी, क्योंकि ये इतने बार दल बदल चुके हैं, इनका मूल एजेंडा जो लेकर राजनीति में आए थे, क्या वो एजेंडा बचा भी है क्या, ये सवाल उठता है। और इतने बार दल बदल, इतने बार रंग और दल बदलने के बाद भी क्या ये अपनी जातियों में जिन कुनबों से आते, क्या कुनबों में उतने विश्वसनीय हैं क्या, ये बड़ा प्रश्न है। पूर्वांचल की और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन शर्मा जी काशी से लगातार जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा आपसे यही सवाल है कि राजभर, दारा सिंह, अनुप्रिया पटेल जैसे नेता, अपना दल तो लगातार बीजेपी के साथ में है, लेकिन दारा सिंह और राजभर जैसे लोगों ने कई बार चोला रंग पार्टी गठबंधन बदला है। उसके बाद भी क्या ये रेलिवेंट हैं अभी भी अपने जातियों कुनबों के बीच? और बार बार इतने सारे बवाल झंझट के बाद भी ये बीजेपी इनके लिए जरूरी है या ये बीजेपी की मजबूरी है, ये जरा समझना चाह रहे हैं आपसे हम। शर्मा जी। बिल्कुल दिग्विजय जी, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कहा जाए कि जिस तरह लोकसभा का जो चुनाव आया है, इसमें अगर कहा जाए तो दल बदल की राजनीति जो है ये तो हो रही है, लोग एक दूसरे में जो है जा भी रहे हैं। वही अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर का अगर जहां तक जो सवाल उठता है, तो ओम प्रकाश राजभर पहले भी जो है कई पार्टियों में उन्होंने अपना दल बदल कर करके गए हैं, सपा में गए हैं, भाजपा से सपा में गए हैं, सपा से जो है फिर भाजपा में आए हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का ये कहना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो भाजपा के लिए मजबूरी है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जो है, जो राजभर जो 12 जिलों की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं राजभर का जो है उसमें है, जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर की पकड़ बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे में जो है भाजपा ये 400 का जो पार का जो हमने नारा जो दिया है, तो बिना ओम प्रकाश राजभर के लिए भी जो है ये संभव नहीं हो सकता है।
तो जिसका फायदा जो है लगातार ओम प्रकाश राजभर भी मतलब उठाते रहे हैं। हालांकि जो है सरकार के खिलाफ वो हमेशा बोलते भी रहे हैं। जिस समय भाजपा से हट करके जब ये गए थे सपा में, तो उन्होंने कई जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, इवन कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बाकी लोग माइक बंद कर लें। शर्मा जी बोल रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब है। मेरा अनुरोध है पैनलिस्ट से कि माइक बंद कर लें बाकी लोग। बोलिए शर्मा जी। हाँ, तो बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा था कि लगातार जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो है कमेंट्स करते रहे, आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है ओम प्रकाश राजभर पे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया। और अब जो है सपा के बाद जब भाजपा में आए हैं, उसके बाद आज देखे होंगे कि आपने के मंत्रिमंडल भी जो है उन्हें दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए भी मजबूरी है कि जो 400 का अगर पार का जो नारा लिया है, तो ओम प्रकाश राजभर को लेना जो है। शर्मा जी, उत्तर प्रदेश को और पूर्वांचल को जरा समझाइए। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार, 370 पार, वो उनका अपना गणित है, कैसे पार करेंगे ये उनके लिए चुनौती है। लेकिन पूर्वांचल की जो स्थिति है, क्या पूर्वांचल में बीजेपी को कुछ जगह आशंका है क्या कि वो नहीं जीत पाएगी, इसलिए ये नेता जिनको आप कह रहे हैं बार बार ये आलोचना करते रहे, निंदा करते रहे, खुले तौर पर शुद्ध भाषा में गरियाते रहे, उनको गले लगाया? आपने कहा ना बीजेपी के लिए मजबूरी है ये, तो मजबूरी में जाहिर सी बात है कि आदमी कुछ भी करता है, सारे गिले शिकवे भुलाकर गले लगाता है। आज बाकायदे मुख्यमंत्री जी ने उनको गुलाब का फूल दिया, स्वागत किया, अब मुस्कुरा रहे थे मुख्यमंत्री जी और राजभर आंखें नहीं मिला पा रहे थे। मैं वो दृश्य देख रहा था। और बाद में फिर उन्होंने ऐसे कसीदे पढ़े हैं कि कुछ कहने को नहीं। तो शर्मा जी, पूर्वांचल की गणित क्या है? बीजेपी बहुत स्ट्रांग है या उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिल रही पूर्वांचल में, ये समझाइए। देखिए, बिल्कुल अगर आप बात करें कि जिस तरह से 400 पार का जो नारा जब भाजपा ने जब दिया है, तो ये इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि जो है भाजपा जो है अपने आप को जो है कमजोर वहां पे महसूस कर रही है। जो ये जानती है कि बिना ओम प्रकाश राजभर या वो तो कह रहे हैं कि 80 के 80 हम जीत लेंगे, पूरी 80 जीत लेंगे, बाकी सब ये चंचल यादव और कांग्रेस ये ढपली बजाएंगे अब लोकसभा में, बाहर वो भी, अंदर नहीं जा पाएंगे लोग। देखिए, पार्टियां जो है हर कोई अपने अपने दावा जो उसमें करती है। भाई भाजपा भी 80 का दावा कर रही है, अन्य जो अब कहा जाए तो जैसे समाजवादी पार्टी भी कर रही है कि मतलब इस बार जो है हाफ हो जाएगा। तो तमाम जो है पार्टियां जो है इस राजनीतिक दल जो है अपने अपने वादे तो जरूर करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि भाजपा ने जिस तरह से अब कहा जाए, एक तरह से ये समझौता हम कर सकते हैं इसको कि या मजबूरी कर सकते हैं कि उनकी मजबूरी है कि बिना हम इनको लिए हुए नहीं चल सकते हैं। तो हर छोटी पार्टियों को जो है भाजपा अपने साथ में जो है शामिल कर रही है। उनको जो है कहा जाए तो अभी मंत्री पद भी जिस तरह से जो दिया गया, कल की अगर हम बात करते हैं, क्षमा कर, परसों जिस तरह से कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर ने जो भाजपा के जो सांसद थे उनके बारे में जो है उन्होंने कहा, उसके बावजूद भी जो है भाजपा ने उनके पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, नहीं उनसे मतलब इस तरह पूछा। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है भाजपा के लिए मजबूरी है, इसलिए जो है उनको जो है मतलब कहा जाए तो साथ लेकर के चल रहे हैं। काशी के सांसद राजेश मिश्रा भी बीजेपी की तरफ सरक गए। मिश्रा जी की क्या दिक्कत थी भाई? एमपी बन गए थे, पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी थे, अचानक उनकी अंतरात्मा कैसे जाग गई? हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से अभी कहा जाए कि 5-6 दिन पहले ये मामला उठा, प्रकाश में आया, उसके बाद जो है राजेश मिश्रा जिस तरह से कह रहे थे कि मेरे साथ में जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, हम जो है भदोई से हम चाह रहे हैं कि हमें भदोई से टिकट मिले, लेकिन पार्टी जो है उनका हमें भदोई में टिकट नहीं दे रही है। तो और दूसरी बात जब ये था कि आप बनारस के वो सांसद थे 2004 में, अगर कहा जाए तो राजेश मिश्रा ने यहाँ से चुनाव जीता था, तो काशी की जनता उनको बखूबी समझती थी और काशी को जो है वो बखूबी समझते थे। तो ये भी था कि अगर आपको काशी से, कांग्रेस अगर चाहती है कि आपको काशी से अगर लड़ाया जाए तो आप काशी क्यों नहीं चुनते? तो उन्होंने साफ एक ये चीज कहा था कि पैसा फैक्टर नरेंद्र मोदी के जो है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो चेहरा तो है ही है, उसके बाद जो है पैसा, उन्होंने पैसा फैक्टर बताया कि पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है, हम उतने उसमें नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो राजेश मिश्रा जो है ये पहले से जो है उनके मन में, ये दिमाग में ये चल रहा था कि हमें जो है पार्टी को छोड़ना है, क्योंकि बीच पहले भी अगर कहा जाए जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, उनके साथ में जो है उनकी भी कुछ इस तरह से नहीं बनती थी, बीच बीच में कुछ इस तरह से बातें आती रही हैं। अच्छा शर्मा जी, राजेश मिश्रा की कोई डील हुई क्या? उसकी जानकारी है क्या आपके पास? क्या डील हुई? क्या भदोही से पार्टी उनको टिकट दे देगी या कहीं से टिकट दे? मैं आ रहा हूँ, चंचल में आ रहा हूँ, मैं अभी वक्त है कार्यक्रम में। शर्मा जी,
जिस तरह से राजेश मिश्रा का लगातार इसमें था कि वो भदोई से जो टिकट मांग रहे हैं, तो उनका सूत्र से ये जानकारी मिल रही है कि शायद राजेश मिश्रा जो है भदोई से जो है प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा के उस पे टिकट पे। तो ये चीजें सूत्र से इसमें है। जिस तरह से राजेश मिश्रा गए हैं, परसों गए दिल्ली गए और आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी कोई समझौता हुआ है, नहीं तो यहाँ पे जब हाँ, फिर वही सवाल उठता है, अगर राजेश मिश्रा को भदोही से टिकट मिलता है तो फिर वही सवाल उठेगा कि भाई भाजपा के पास अपने लोग नहीं है क्या चुनाव लड़ाने के लिए। चंचल यादव, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, फिर मैं श्वेता जी के पास जाऊंगा। देखिए दुर्गेन जी, एक बात तो आज साफ निकल करके आई है कि समाजवादी पार्टी जो नारा दिया पीडीए से बीजेपी इतनी डरी हुई है कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो तीनों मंत्री बनाया है इन्होंने, आदरणीय राजभर जी, आदरणीय चौहान जी, आदरणीय जो हमारे जाटव समाज से आते हैं, तीनों लोगों को बीजेपी ने मंत्री बनाया। और इस बात के लिए आप समझ सकते हैं, जो आप 400 का पार का नारा दे रहे हैं, बाकायदा एक स्टेट वाइज है जहां पे चरम पे आप थे, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, साथ तो हैं, तो आप जीतोगे कहां पे? उत्तर प्रदेश में आप हाँ, गुजरात में भी बीजेपी को कांग्रेस के नेता की जरूरत पड़ रही। अर्जुन मोढ़वाड़िया को ले लिया, जो 2 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां भी बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को कांग्रेस की जरूरत है। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अशोक चौहान मुंबई में भी उन्होंने अपने परिवार में मिला लिया, आपने देखा होगा जितने भ्रष्टाचार। यूपी की बात करो चंचल यादव, यूपी की 80 बीजेपी जीत लेगी, आप लोग हाथ मलते रह जाओगे। वो कह रहे हैं हम 80 जीत लेंगे। 80 बीजेपी में बता दूं, 2004-2009 की परिस्थिति में बीजेपी इस बार आने जा रही है। आप नोट कर लीजिए, दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी नहीं पार कर पाएगी। मजाक मत करो भाई, क्या बात कर रहे हो? उसका कारण यह है दुर्गेश जी, सुनिए, जब आदमी डरा होता है ना तो लंबी छोड़ता है। आज प्रधानमंत्री जी 400 पार का रट लगाए हुए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, उनके पास संगठन है, बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं। आप लोगों के पास बातें हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं आप लोग। आज बीजेपी को इतना टीवी पे ऐड करना पड़ रहा है, कुछ भी खोलो मोदी जी चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये डर नहीं तो और कुछ भी नहीं है। आप एक बात और याद करिए, अभी देखा होगा आपने, इनके प्रत्याशी जो टिकट दिए गए हैं वो बेचारे भाग जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बाराबंकी के एक सांसद का वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ है। अरे वो फेक है भाई, वो डीप फेक है। सांसद जी का ट्वीट आ गया कि वो डीप फेक है। डीप फेक से तो मोदी जी ने भी चेताया सबको कि डीप फेक से बचो। उन्होंने फिर टिकट क्यों वापस कर दिया? पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। एक बेचारे तो इतना डर गए कि राजनीति से संन्यास ले लिए। एक बेचारे गंभीर जी कहते हैं कि नहीं, मैं क्रिकेट को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहता हूं, राजनीति को नहीं मानता। भाई आप लोग यूपी को छोड़ के दीन दुनिया जहां की बातें करते हैं, जहां आपका बेस वहां की बात नहीं करेंगे। चंचल यादव, आप प्रदेश की हालत यह है कि उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। प्रत्याशियों की हालत है, ये जान लीजिए। ठीक है, रुकिए, अहम सवाल है। श्वेता जी मुस्कुरा रही हैं, वो कह रही हैं कि भैया क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसको प्रत्याशी नहीं मिलेंगे क्या? श्वेता दुबे, रिएक्ट करिए, बोलिए। आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कहीं राजेश मिश्रा को आप लड़ाने जा रही हैं, कहीं इनको लड़ाने जा रहे हैं। आप लोग भी गजब है भाई। ठीक है, रुकिए चंचल यादव, रुकिए, बोलिए श्वेता दुबे, बोलिए। देखिए, मैं जैसे कि अभी इन्होंने बताया था ना, स्वाति एक बूंद गुड़ तीन, तो हम जिनको मानते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं, जो सभी आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई, तो मम पन शरणागत भक्षण भगवाना। हम तो उनको मानते हैं, उनके शरण में तो जो भी आया उन्होंने उसको अपना लिया हृदय से और उसको राजा बना दिया। वो तो उनके शत्रु का भाई था, उसको राजा बना दिया। हम सिर्फ कहते लीजिए, हम उनके इतना बड़ा हृदय है बीजेपी का, इतना बड़ा हृदय है चंचल यादव कि दुश्मन के भाई को भी राजा बना देते हैं वो लोग। और आप लोग तो इतने बड़े दुश्मन हैं भी नहीं, पॉलिटिकल दुश्मन है। बोलिए, है कोई जवाब? बोलने दीजिए, मैं मौका दूंगा चंचल यादव, पहले बोलने दीजिए उनको, श्वेता जी को बोलने दीजिए। बोलिए श्वेता जी, बोलिए। तो ये वो लोग हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए। अरे भाई उनको बोलने दो, सब उनके हिस्से का भी आप ही बोलोगे क्या? नारी शक्ति की बात करते हो, उनका भी टाइम मारे दे रहे हो आप, मत करो भाई। बोलिए श्वेता दुबे, बोलिए। तभी तो संख्या कर दिया। और वही लोग हैं जो सिर्फ दूसरों का दोष देखते हैं। इनको इनके सारे सहयोगी, इनके नियर एंड डियर वंस इनको छोड़ के जा रहे हैं। ये उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ परेशान है हमारे वो भी दोस्त। अरे आप इतने बड़े थैला लेके बैठे हो,
अब जो थैले में चला जा रहा है क्या करें हम लोग? अरे भाई आप लोग बिकाऊ थैला लोग हैं, लेके बड़े-बड़े। इसका मतलब चंचल यादव आपकी पार्टी में बिकाऊ लोग हैं, चले जा रहे हैं, इसका मतलब वो थैला ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं वो बिकाऊ हैं? ऐसे बिकाऊ लोगों से पार्टी चलाएंगे आप? क्या बात कर रहे हैं चंचल यादव? ये तो बीजेपी का हाल हो गया है कि वो उनके पास कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा है, सारे के सारे नहीं बचा रहे हैं। आप अपने लोगों को बांध नहीं पा रहे हैं। अरे भाई आप बताओ ना, बारी बारी से बोलिए। देखिए चौहान श्वेता के जी को ऊपर बोलने दीजिए, चंचल श्वेता जी को बोलने दीजिए बारी बारी से। दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, दर्शक जब तक सुनेंगे नहीं तब तक वो राय नहीं बनाएंगे। उनको डिप्टी सीएम बना दिया, हेमंता बिस्वा शर्मा पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बताते थे आदरणीय अमित शाह जी, वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बीजेपी का चल चेहरा है। श्वेता जी, चंचल यादव रुकिए, चंचल यादव मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं चंचल यादव, मैं रोक रहा हूं आपको, रुकिए। श्वेता जी, इन्होंने कहा कि आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं आपकी पार्टी को ढूंढे हुए। ये बड़ी बड़ी गजब बात कही इन्होंने। उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार आपको नहीं मिल रहे हैं और मेरी जानकारी है कि आपके यहां लंबी लाइन है टिकट की। अब जवाब दीजिए, आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, आप इनके दलों को पुराने कांग्रेसियों को तोड़ तोड़ के चुनाव लड़ा रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं। मैंने बता तो दिया, इतनी लंबी चौपाई सुना दी रामायण की। हम किसी को तोड़ नहीं रहे हैं, जो हमारी शरण में आ रहा है उसको हम प्राण की शरण रख रहे हैं। और मैंने तो अपने पूरे डिबेट में एक बार भी नहीं कहा अब की बार मोदी सरकार। हमारे आदरणीय भाई सपा के जो है उन्होंने कम से कम 50 बार कहा अब की बार मोदी सरकार। ये तो हमारे मोदी जी की गारंटी है जो आपके मुंह से भी निकलवा रही है, अब की बार मोदी सरकार। और ये हमारी मोदी जी की स्वीकार्यता सिर्फ जनता में नहीं है, अन्य लोग अन्य दलों में भी है, यहाँ तक कि यही विषय है, मेरा भी यही विषय है। मेरा यही विषय है कि जो दूसरे दल के नेता और जनता दोनों का विश्वास मोदी पर क्यों है। बीजेपी को भरोसेमंद जो दल बदलू नेता है वो भी मानते हैं कि बीजेपी बड़ी भरोसेमंद पार्टी है। पहले आप सुनिए भाई साहब, फिर जवाब दीजिएगा। जैसा कि आपने कहा कि जातीय जनगणना, आपके नीतीश जी जब इंडिया में थे, इंडिया गठबंधन में थे, तब उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी, तब उन्हें वहां क्यों घुटन महसूस हुई, फिर वो क्यों आए हमारे साथ? ये प्रश्न का जवाब दीजिए। ओपी राजभर है, तो आज हमारे साथ हैं, 2022 में आपके साथ थे, हमारे साथ क्यों आ गए? ये कारण जानने की कोशिश नहीं की आपने? मैं बता देता हूँ, जवाब ले लीजिए। हाँ, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं राघवेंद्र सिंह राजू के पास जाऊंगा। ठीक है श्वेता जी, आपका सवाल आ गया, अब चंचल यादव इसका जवाब देंगे। बोलिए चंचल यादव, बोलिए। एक तो इन्होंने बात की गारंटी की, मैं बड़ी ईमानदारी से बहन श्वेता जी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, मोदी जी की गारंटी की बात आप करते हो, जवाब दो ना, वो जवाब पूछ रहे हैं, आप सवाल कर रहे हो महाराज, जवाब दे दो। रोजगार की गारंटी ली थी, किसानों की आय दोगुनी करने की गारंटी ली थी, और 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात ली थी। और आप पता है, काला धन ही नहीं बल्कि 15-15 लाख रुपए एक एक खाते में आ जाएंगे, आपके भी खाते में पहुंच जाते हैं। भाई वो कह चुके चुनावी जुमला है, उसी को पकड़े बैठे हो 10 साल से आप लोग। हम सबके खाते में 15-15 लाख पहुंच जाते, ये गारंटी कहां चली गई? जब बीजेपी कह चुकी चुनावी जुमला है, चुनावी जुमले उछालने पड़ते हैं चुनाव में, और आप उसी को पकड़े बैठे हो। दुनिया आगे कहां चली गई? गंगा जी यमुना जी में पानी बह गया, आप अभी 15 लाख लिए बैठे हो। क्या यार चंचल यादव भाई, गारंटी की पोल खुल गई है और जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है। सपने पालो, आज के समय में जनता दिन में सपने देखना अच्छा होता है, सपने देखो। छात्रों को, नौजवानों को, तो छात्र को फीस जो इलाहाबाद विद्यालय की फीस है, जो यूनिवर्सिटी की फीस है, 4 गुना बढ़ा दी सरकार ने। जो छात्रवृत्ति मिलती थी पिछड़े समाज के लोगों को, SC/ST को सब बंद कर दिया। ये बातें आप जनता के बीच पहुंचा कहां पा रहे हैं? जनता के बीच ये बातें पहुंचा कहां पा रहे हैं? वहां तो मोदी की गारंटी पहुंच रही है। दुर्गेन जी, आप जैसे पत्रकार कुछ हैं जो बीजेपी के गोद में बैठी हुई है, वो तो इस बात को मानती भी नहीं है। आपने कम से कम इतनी बेबाकी से बात तो कह तो दिया कि दारा सिंह चौहान जी कहते थे कि पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, मैं वहां पे रहता था, मुझे जो है एकदम घुटन महसूस होती थी। भाई श्वेता जी कह रही हैं, श्वेता जी कह रही हैं कि वो पूछ रही है, बीजेपी आपसे पूछ रही है कि आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। ये तो दोनों बड़े लोग थे, और राजभर जी को अखिलेश जी हेलीकॉप्टर में लिए घूम रहे थे। लोग सुनिए, बहुत सारे लोग अभी देखिए, अभी बहुत सारे लोग बीजेपी से भी भाग रहे हैं, इनको अविश्वास है। कौन भाग रहा है? मैं आपको बता दूं, सुनिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, भाग रहे हैं इसीलिए तो टिकट नहीं कटे हैं, इसीलिए टिकट नहीं कटे हैं कि भागे ना। से भी बीजेपी में सांसद बेचारे डरे हुए हैं,
वो अपनी बात अपनी व्यक्ति की आजादी नहीं खुल के बोल सकते हैं। सांसद कहां डरे, उन्हें टिकट मिल गया, वो मौज कर रहे हैं, कोई नहीं डरे हुए हैं सांसदों को टिकट मिल गया, किसी सांसद का टिकट कटा नहीं, इससे बढ़िया क्या हो सकता, इससे बढ़िया कौन पार्टी हो सकती। 4-4 बार 5-5 बार के सांसदों को टिकट मिल गया, दोबारा तिबारा चौबारा 4 बार चुनाव आ गए, लेकिन वाह गजब का आत्मविश्वास है, वाह। नहीं भाई, चुनाव आप भी हारे हो श्वेता जी, चुनाव आप भी हारे, मत भूलिए आप। 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2012 हारे, 2014 हारे, 2019 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे। मतलब रुकी नहीं रहे हो, जीते चुनाव को भी हरा दोगे, मतलब जो चुनाव जीते उनको भी हारा बता दोगे चंचल यादव। भी हारे हो भैया, जब हम हारे थे ना तभी तो हमने शिक्षा ली, तो 2014 जीते, 2017 चलिए ठीक है, अब ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों, श्वेता जी प्लीज, श्वेता जी और चंचल जी आप भी रुकिए। राघवेंद्र राजू, ये बहस बड़ी अनंत है, बहस बड़ी अनंत है, लेकिन जैसा चंचल यादव आपकी आवाज जा नहीं रही है, कृपया शांत हो जाइए, आपकी आवाज अब ऑन एयर नहीं जा रही है। अब राघवेंद्र राजू के पास हम पहुंच गए हैं। राघवेंद्र राजू, जैसा अभी इन्होंने कहा, अभी बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं मदन मोहन शर्मा, उन्होंने कहा कि राजेश मिश्रा की डील हुई, बहुत सारे लोग, आप देखिए लंबी फेरिस्त है, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, मतलब लंबी फेरिस्त है यूपी में भी। अब राजेश मिश्रा, बहुत सारे लोग जो जाते हैं, राकेश सचान का मैंने उदाहरण दिया, क्या 2 दिन नामांकन के बचे, चुनाव टिकट लेकर आए, विधायक बने, कैबिनेट मंत्री बन गए। यहां वर्षों से लोग तपस्या करते हैं बीजेपी में, वो भी मंत्री नहीं हो पाते। ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है, इतना तगड़ा काडर है, विश्व में इतना बड़ा काडर किसी पार्टी का नहीं है, उसको ये उधार के नेताओं की जरूरत क्या है? बहुत संक्षिप्त में बताइएगा जल्दी से, समय है नहीं हमारे पास। जी, आपको मालूम है कि 600 से ज्यादा नेता जो है बीजेपी के साथ आए, इसमें करीब 450 तो ऐसे लोग हैं जो पूर्व सांसद और विधायक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निष्ठा और प्रतिष्ठा की बात अब नहीं है, कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये दौर है, और एक अवसर तलाशता है व्यक्ति, अवसरवादिता की राजनीति है। आपने देखा होगा 2015 में जब 54% जो है वोट आम आदमी पार्टी दिल्ली में पाती है, और वही गुजरात में जब बीजेपी को लगा कि 52%, तो बीजेपी का टारगेट 50% वोट पाने का है। और ऐसे में निश्चित तौर पर उनके साथ मजबूरी है, हो सकता है कि आज उनके साथ गठबंधन में 39 दल है, 2-3 और जोड़ लीजिए कि आ जाएंगे बहुत जल्दी, 43 हो जाएंगे। हो सकता है ये संख्या भी, जो 50 का टारगेट है, वो 50% वोट पाने का बीजेपी का जो लक्ष्य है, और ये लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि आखिरकार 404 पाना कैसे है। विपक्ष केवल आपस में लड़ भिड़ करके, जो इसी वजह से आपने देखा कि रामदास अठावले जी कल उत्तर प्रदेश में थे, तो ये तमाम जो दल इधर उधर से भी अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में ही तलाश रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में एक मौका है, एक अवसर है, जातीय संतुलन बना करके कुर्सी पाने का एक दौर है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि चंचल जी जो बात कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, कतई सहमत नहीं हूं। बीजेपी में बहुत ज्यादा लोगों की लंबी कतार है टिकट पाने की, लेकिन यह भी बात सच है कि इस बार समाजवादी पार्टी के सामने भी जो फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, इटावा है, जो गढ़ है उनका, कन्नौज है, फरकाबाद है, और आसपास बदायूं है, ये बरेली है, ये आसपास अलीगढ़ तक, अलीगढ़ में प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ। तो ये जातीय समीकरण है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि अपर कास्ट के अंदर एक नाराजगी जो दिख रही है, उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। दुर्गन जी इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है, कि अपर कास्ट जो फ्लोर वोटिंग है, जो 100% बीजेपी का, जिसको कहते हैं कि ये 60 है कि 99% और आपने देखा वो दुर्गन जी कि 2010 में जब परिवर्तन मोर्चा बना था, तो आपने देखा कि अमर सिंह, हरवंश सिंह जी के साथ मिलकर के करीब 16 दल थे। तो ये कहने का तात्पर्य यह है, सामाजिक संगठनों की तरफ भी तमाम जो गठजोड़ अंदरूनी कवायद चल रही है, और उसी को लेकर कन्नौज में एक ब्राह्मण महासभा का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा था। ये तमाम है, और ओबीसी की जो राजनीति चल रही है, इसमें भी ओबीसी में पाल समाज है, अन्य समाज जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना नेता या अपना गुणाबा करने में लगे। ठीक है, इस गुणागणित में बहुत सारे समाज, बहुत सारी जातियां अपना नेता, अपना भविष्य देख रहे हैं। मदन मोहन शर्मा, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की आपसे। ये जो जातियां हैं, कुनबे हैं, बीजेपी भले ही इस बात को कहे कि महिला, गरीब, किसान, युवा, यही 4 जातियां हैं,
लेकिन ये जातियां रेलेवेंट हैं कि नहीं है चुनाव में? बहुत छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल दुर्गेश जी, ये बताना चाहूंगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से यही कड़ी है कि हम चार जातियां सिर्फ इसको मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि चुनाव के समय में जो है जातियों के आधार पर जो है उनके वोट जो है मतलब लिए जा रहे हैं। तो ये जो है जाति की बातें जो है चार जातियों पे नहीं करना, बल्कि जो है अलग अलग जातियों से जो है उसमें निकाले जा रहे हैं। और चाहे राजभर की बात कर ले, या चौहान की बात कर ले, या राजपूत की बात कर ले, ब्राह्मण की बात कर ले, तमाम ऐसे जो है वो जाति के आधार पे जो है ये जो है ना कि चार जातियों पे। तो ये भाजपा का अपना सोचना है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति समीकरण जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये जो फैक्टर जो है ये लोकसभा चुनाव में देखने को ही मिलेगा। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राजू, बहुत शुक्रिया। चंचल यादव आपका धन्यवाद, श्वेता जी आपका भी बहुत धन्यवाद, मदन मोहन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद देते हैं। जातियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कहे चाहे जो कोई भी दल, लेकिन जातियों की राजनीति चुनाव में हावी रहती है और जातियों के सरदार मलाई काटते हैं और इस बार भी काटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।